मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का, कौन सा विश्व स्थानिक जो आपके सामने भूगोल है उससे संबंधित आपका पेपर होगा। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो। 30,000 सब्सक्राइबर से मात्र 2,000 सब्सक्राइबर कम है। कितने? 2,000 सब्सक्राइबर कम है। करो भाई सारे बच्चे सब्सक्राइब, ताकि 2,000 सब्सक्राइबर और अपने पूरे हो जाएं। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये पीडीएफ है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की, ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। से उस दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के यूनिवर्सिटी चैंपियन के जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पहुंच जाओगे। उस पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्या करना है? यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाना है। जैसे पहुंचोगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्या सर्च करना है? ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे, ज्योग्राफी बीए 5th सेमेस्टर के नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और इसको खोल लेना और अच्छे से पढ़ लेना। चलिए भाई, ये जो आपके सामने क्लास होगी, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न जो आपके देखने को मिलते हैं उससे संबंधित आपके सामने पूरी की पूरी क्लास देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला यूनिट फर्स्ट है, जिसमें क्षेत्र की अवधारणाएं, विश्व, जलवायु, मिट्टी व वनस्पति से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे? क्षेत्र क्या होता है, उसकी अवधारणाएं क्या होती है, विश्व जलवायु क्या होती है, मिट्टी और वनस्पति क्या होते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। क्षेत्र की अवधारणा, समान भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र को क्षेत्र कहते हैं जहां की प्राकृतिक व मानवीय तत्वों में समानता पाई जाती है। क्या होती है? कोई भी ऐसी समान भौगोलिक परिस्थितियों वाला कोई भी क्षेत्र। समझ में आ गया भाई? अब एक बात बताओ, अपन सब राजस्थान में रहते हैं, पता है शुष्क जलवायु है, सर्दियों में ज्यादा ठंड पड़ेगी, गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मानसून में थोड़ी ना ज्यादा ना कम बरसात होगी। समझ में आ गया? सबको पता है। तो इस प्रकार की जो आपके सामने जलवायु होती है उसको, और जहां पर समान मानवीय तत्व है, मतलब लगभग लोग होते हैं, उनकी समान भाषा, बोली, रहन सहन, खाना पीना देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अब कौन से क्षेत्र से आप आते हैं? अपन राजस्थानी क्षेत्र से अपन आते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी जगह जहां पर समान भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं, समान प्राकृतिक व मानवीय तत्व पाए जाते हैं, उसको क्षेत्र के नाम से अपन जानते हैं। चलिए, क्षेत्र के कितने प्रकार होते हैं? औपचारिक, कार्यात्मक व धारण आधारित क्षेत्र। तो कितने प्रकार के होते हैं? औपचारिक क्षेत्र, कार्यात्मक क्षेत्र और धारण आधारित क्षेत्र है। ये आपके सामने क्षेत्र के प्रमुख प्रकार होते हैं। तो आपके सामने, आपको पता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इनमें प्रकार के नाम पूछे तो आप प्रकार के नाम ही बताकर आने होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से होते हैं? क्या बताना है? प्रमुख रूप से जो भौतिक प्रदेश होते हैं वो कौन से होते हैं? जहां पे पर्वत, पठार और मैदान होते हैं, वो प्रमुख भौतिक प्रदेश होते हैं। प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से होते हैं भाई? जहां पर आपके सामने जो भौतिकी होती है, फिजिकल अपीयरेंस जहां पर देखने को मिले। तो क्या होता है भाई? ऐसी जगह जहां पर ऊंचे ऊंचे पत्थरों की चट्टानें देखने को मिली, उनको पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब उन पर्वतों का आपके सामने ऊपर की जो कौन सा होती है वो नियत एकदम समतल होता है, मतलब जिसकी जो ऊंचाई है वो एक समय के बाद में जाने के लिए समतल स्तर पर बदल जाती है, उसको पठार के नाम से जानते हैं। और मैदान वो जगह जहां पर आपके सामने समान जमीन पाई जाती है, जिस पर अपन खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, उसको क्या कहा जाता है? मैदानी भौतिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख भौतिक क्षेत्र होते हैं, पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र। विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र, मतलब पूरी दुनिया के अंदर किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जलवायु के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? पहला होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा होती है, आप सबको पता है, भूमध्य रेखा पर सीधा का सीधा क्या होता है? आपके सामने 0 डिग्री पर आपके सामने देखने को मिलती है, जहां पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गर्मी अधिक रहती है, आर्द्रता का मौसम रहता है, कभी भी बारिश आ जा सकती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की जलवायु को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय, ऐसी जलवायु जहां पर आपके सामने जो सूर्य की किरणें पड़ती तो है
है ना, लेकिन गर्मियों में आपके सामने एकदम सीधी पड़ती हैं और सर्दियों में तिरछी पड़ती हैं। उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है, जहां पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ठंड पड़ती है और मानसून भी देखने को मिलता है। मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु वो होती है जहां पर आपके सामने अधिकतर समय क्या होती है, गर्मी पड़ती रहती है। समझ में आ गया, गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में भयंकर ठंड पड़ेगी, है ना, और मानसून बिल्कुल कम देखने को मिलता है, क्या तो होता ही नहीं है, होता है तो बिल्कुल कम होता है। समशीतोष्ण, ऐसी जलवायु जहां पर महीने के लगभग 7-8 महीने क्या ठंड पड़े, ठंडी ज्यादा पड़े, बर्फ जहां पर पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत 3-4 महीने गर्मी भी पड़े भाई आपके सामने, उसको समशीतोष्ण के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय जलवायु, वो जलवायु जो ध्रुवों पे पाई जाती है, जहां पर 12 महीने लगभग आपके सामने ठंड पड़ती है, हर समय जो बर्फ से ढका हुआ पूरा का पूरा धरातल देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं देखने को मिलती है, वो जलवायु कौन सी होती है, ध्रुवीय जलवायु के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए अगले वाले की तरफ बढ़े, भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता क्या होती है। तो भूमध्य रेखा पर आपके सामने किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उच्च तापमान और वर्ष भर वर्षा क्या होती है भाई। भूमध्य रेखा पर क्या पाई जाती है, मैंने वैसे तो सारी बता दी आपको। अच्छा तापमान देखना कब मिलेगा, क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सीधी की सीधी किरणें पड़ती हैं, जहां पर सीधी किरणें पड़ेंगी तापमान तो अपने आप ही देखने को मिलेगा, और हर समय आर्द्रता रहती है, मतलब वहां आसपास समुद्र भी काफी है तो आर्द्रता काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो इससे वर्ष भर पूरी साल भर क्या होती है, वर्षा भी होती है, क्या होती है, पूरी साल बारिश भी होती है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, मरुस्थलीय जलवायु, कम वर्षा और अत्यधिक तापमान क्या होती है, वर्षा काफी कम होती है और तापमान बहुत अधिक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तापमान बहुत अधिक देखने को मिलता है। क्या होता है, वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक देखने को मिलता है। समझ में आ गया, बहुत अधिक तापमान होगा और आपके सामने वर्षा है, बारिश है, वो भी बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। इसको कौन सी जलवायु बोला जाता है, मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है समशीतोष्ण जलवायु, मध्यम तापमान और संतुलित वर्षा, जहां का टेम्परेचर क्या है, मध्यम तापमान देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड होती है, उसको समशीतोष्ण जलवायु। कैसी जलवायु, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण वो वाली जलवायु होती है जहां पर ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है, मध्यम बीच का सा तापमान रहता है और वर्षा भी ठीक ठाक होती है आपके सामने। समझ में आ गया। मिट्टी की विशेषताएं, अक्षय चट्टानों की ऊपरी परत, जो चट्टानें होती हैं, जो चट्टानें होती हैं भाई, वो आपके सामने जब चट्टानें टूट जाती हैं, क्या होती हैं, जब चट्टानें टूट जाती हैं और उनकी वो भुरभुरी एकदम मिट्टी, मतलब एकदम पतले पतले कणों में बढ़ जाती है, उसी को मिट्टी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। जब जो चट्टानें होती हैं वो उसको जो प्राकृतिक क्षरण के कारण, सूर्य की किरणें, बरसात की मार, ठंड व गर्मी के जो प्रभाव से जो चट्टानें वो टूट जाती हैं और टूटने के कारण बारीक बारीक कणों में बदल जाती हैं, उसी को मिट्टी की नाम से जानते हैं। काली मिट्टी की विशेषता, काली मिट्टी क्या विशेषता भाई, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है, कपासी मिट्टी का। मतलब इस प्रकार की मिट्टी जो आपके सामने क्या है, हर परिस्थिति में उपजाऊ रहती है। इनको क्या होता है, जैसे बरसात नहीं होती, सूखा मौसम होता है, तब तो इसमें क्या क्रैक पड़ जाते हैं। मतलब जैसे आपने कोई पोखर होगी, पोखर देखा होगा ना आपने, पोखर मतलब झील वगैरह हो गई, या फिर आपके सामने कोई आपके घर में तालाब वगैरह हो गया, जोड़ वगैरह हो, उसके किनारे की मिट्टी देखोगे पपड़ी जम जाती है उसके ऊपर, है ना, दरारें आ जाती हैं उस प्रकार की। और जैसे उस पर बरसात लगती है वो एकदम क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, उसमें जुताई नहीं की जा सकती। स्वयं जुताई करने वाली इसको मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। लाल मिट्टी, लोह तत्व ज्यादा देखने को मिलता है। लाल मिट्टी में क्या होता है, लोहा ज्यादा देखने को मिलता है। क्या ज्यादा देखने को मिलता है, लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा देखने को मिलता है। इसीलिए क्या होता है, लोहे का पता आपको, लोहा जैसे ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उसका लाल कलर निकल के आ जाता है। तो इसीलिए क्या है, इसका कलर भी लाल होता है, और जब बारिश आती है तब इसका मुख्यतः लाल कलर देखने को मिलता है, तो इसको लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी। जब आपको पता भाई नदियां हैं, नदियां जब आपके सामने क्या होती हैं, जो पहाड़ों से निकलकर सीधे मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो अपने साथ क्या है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां, अलग अलग प्रकार के कंकड़ पत्थर
है ना, वहां के चट्टानों के साथ अपनी कुछ मिट्टियां लेकर आती हैं और उसको मैदानी क्षेत्र में जब वो समतल जमीन पे आती हैं तो उसको वहीं पर छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए जो मैदानों का निर्माण होता है ना, उन मैदानों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? नदी के साथ बहाकर लाई गई है, नई मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? बिना मानव हस्तक्षेप उगने वाली वनस्पति। मतलब जंगल है, जंगल में कोई बीज थोड़ी बोने जाता है, अपने आप ही पेड़ उगते रहते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक पेड़ पौधे जो कोई भी मनुष्य के बिना उगाए उग जाए उसको वनस्पति के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और सदाबहार होते हैं। कैसे होते हैं उष्णकटिबंधीय वन? कैसे होते हैं? सघन, घने होते हैं और सदाबहार, हमेशा आपके सामने क्या रहेंगे? उन पे फूल खिले रहेंगे, हमेशा आपके सामने क्या है? उन पे पत्ते लगे रहेंगे। मतलब ऐसा है कि 12 महीने आपके सामने जिनके ऊपर फूल पत्ते देखने को मिले वो सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है, उनको उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव के ट्रीज के उदाहरण होते हैं। शंकुधारी वन, शीत प्रदेश में शंकुधारी ऐसे कोण वाले, है ना, क्रिसमस पे देखा होगा ना आपने, जो क्रिसमस में जो ट्री लगाया जाता है तो वही कौन सा होता है? इस प्रकार के ट्री होते हैं टाक वगैरह के, जो आपके सामने जो शंकुधारी वन के नाम से जाना जाता है। वनस्पति और जलवायु में क्या संबंध होता है? जलवायु वनस्पति के प्रकारों को निर्धारित करती है। जलवायु क्या करती है कि कौन सा क्षेत्र होगा उसी में उसी प्रकार की क्या है? वनस्पति भी उगती है। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट को खत्म किया, यूनिट नंबर सेकंड की तरफ आ गए। चलिए पहला पॉइंट है एशिया। एशिया के प्रमुख भौतिक स्वरूप। एशिया में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? हिमालय पर्वत, तिब्बत पठार व विस्तृत मैदान। हिमालय आपके सामने एशिया की पहचान है। भारत और नेपाल में आपके सामने मुख्यतः इसका विस्तार देखने को मिलता है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है भाई, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है भाई। ऊंची नई पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है और बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या करती है? जो उत्तरी एशिया है उससे जो दक्षिणी एशिया के अंदर ठंडी हवाओं के बहाव को रोकने का काम करता है। साथ के साथ इसी बीच में एशिया से साइड में आपके सामने तिब्बत का पठार, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, और एशिया में उन जो बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं उससे अनेकों अनेक नदियां निकलती हैं और उन्हें अनेकों अनेक नदियों से क्या है? अलग अलग प्रकार के जो नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान भी देखने को मिलते हैं। एशिया की प्रमुख नदी यांगत्से, गंगा, सिंधु व मेकांगे नदी देखने को मिलती है। तो यांगत्से नदी, गंगा, सिंधु और मेकांगे नदी है। ये 3-4 नदियों के नाम आपको पूछ सकता है। एशिया की जलवायु विविधता कैसे देखने को मिलती है? उष्णकटिबंधीय से ध्रुवीय तक विविध। मतलब जो दक्षिणी एशिया है, भारत, पाकिस्तान आपके सामने, बांग्लादेश हो गया, इन क्षेत्रों में, श्रीलंका, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा के आपके सामने अपन जो रेखा होती है आपके सामने, उसके आसपास अपन देखने को मिलता है। इसके वजह से उष्णकटिबंधीय जो जलवायु देखने को मिलती है, गर्मी भी होती है, ठंड भी होती है, मानसून होती है, मिश्रित जलवायु होती है। साथ के साथ जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो, चाइना, रशिया खास करके वहां पे ध्रुवीय जलवायु देखने को मिलती है, हर समय ठंड रहती है। समझ में आ गया? साइबेरिया जैसी जगहों पर। एशिया की प्राकृतिक वनस्पतियां, एशिया में कैसी कैसी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वन और स्टेपी घास भूमि। क्या देखने को मिलती हैं? उष्णकटिबंधीय वन, ऐसे वन जो आपके सामने क्या है? उष्णकटिबंधीय हैं वो वाले, और स्टेपी घास मतलब बहुत लंबे लंबे क्षेत्रों में घास के मैदान फैले हुए हैं। थाईलैंड जैसी जगह है आपके सामने, ताइवान जैसी जगह है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं बड़े बड़े घास के मैदान। क्यों? क्योंकि बरसात अच्छी होती है, ठीक ठाक ऐसी जलवायु है ना, गर्म जलवायु भी देखने को मिलती है, इससे घास के मैदान फैलते हैं और जनसंख्या भी कम होती है वहां पर। एशिया की जनसंख्या, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या खास करके दक्षिणी एशिया क्षेत्र है, चाइना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे क्षेत्र है, यहाँ पे भरपूर जनसंख्या देखने को मिलती है। इसीलिए पूरी दुनिया के जितने महाद्वीप हैं उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी महाद्वीप में है तो एशिया में ही है भाई। अगले वाला है चावल उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र। चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत और चाइना है, वो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े मैदानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, अनेकों अनेक नदियां बहती हैं और उन नदियों से क्या मैदानी क्षेत्रों में पानी भी खूब मिलता है, तो खूब चावल का उत्पादन होता है, गर्मी भी देखने को मिलती है। गेहूं का उत्पादन, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश करते हैं? चीन और भारत। कौन से देश? चीन और भारत जो देश हैं वो क्या करते हैं? सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने का काम करते हैं। चाय का उत्पादन भी भारत और चीन जैसे देश ही करते हैं। चीन से
चाय निकल कर आई थी। भारत के असम हो गया, है ना, बंगाल हो गया, है ना, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है भाई, नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अक्सर चाय का उत्पादन देखने को मिलता है। लो एस का क्षेत्र, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां से सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है, तो इसमें भी चीन व भारत आगे है भाई, है ना। भारत छत्तीसगढ़ वगैरह जो क्षेत्र है ना, झारखंड वगैरह का जो छोटा पठार क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है भारत में। कोयला उत्पादन, चीन अग्रणी, कोयला सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, चीन में। भारत में भी देखने को मिलता है भाई, आपके सामने झारखंड उड़ीसा है, कोयले के सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं स्टोरेज भंडारण क्षेत्र। पेट्रोलियम क्षेत्र, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है ना, अरब वाला क्षेत्र, वहां पर अक्सर देखने को मिलता है। चीन का औद्योगिक क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र का नाम बताना है तो मैनचूरिया क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, मैनचूरिया क्षेत्र, वो चीन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है भाई, जहां पर चीन के सर्वाधिक आपके सामने उद्योग से संबंधित क्या लगे हुए हैं, जो क्षेत्र है वो लगा हुआ मैनचूरिया क्षेत्र। जापान का औद्योगिक क्षेत्र, टोक्यो ओयोकामा ओकोहामा, आपके सामने जो जापान है उसके सर्वाधिक क्या उद्योग कहां पर देखने को मिलते हैं, टोक्यो में और होकोहामा में, योकोहामा में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का क्या महत्व है, यूरोप और एशिया को जोड़ता है। तो ट्रांस और साइबेरियन सबसे विषम परिस्थितियों में लगने वाली आपके सामने रेलवे लाइन, और लगभग शायद सबसे बड़ी भी है, जो यूरोप को क्या जोड़ती है, दो उपमहाद्वीपों को जोड़ती है ना, यूरोप और एशिया को, रशिया में है। एशिया की आर्थिक विशेषता क्या है, कृषि प्रधान और संसाधन संपन्न देश। एशिया में क्या भाई, आपके सामने तो खूब सारी नदियां बहती हैं, तो खूब सारे आपके सामने मैदानी क्षेत्र, तो कृषि भी खूब होती है, और अलग अलग प्रकार के, चाहे लोहा हो गया, चाहे आपके सामने कोयला हो गया, इन प्रकार के जो अलग टंगस्टन हो गया, इस प्रकार के जो अनेकों अनेक खनिज है वो यहीं पर निकलते हैं। यूनिट नंबर 3 है, जहां पे यूरोप से संबंधित प्रश्न है। यूरोप का भौतिक स्वरूप, यूरोप में क्या क्या देखने को मिलते हैं, पर्वत, मैदान और तटीय क्षेत्र। यूरोप में क्या क्या देखने को मिलता है भाई, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। समझ में आ गया। चलिए, प्रमुख नदियां, यूरोप की कौन कौन सी प्रमुख नदियां भाई, डेन्यूब, राइन व वोल्गो। कौन कौन सी नदियां भाई, डेन्यूब, राइन व वोल्गो आपके सामने कुछ यूरोप की प्रमुख नदियों के नाम हैं। यूरोप की जलवायु कैसी, समशीतोष्ण समुद्री जलवायु, काफी मात्रा में समुद्र के छोटे छोटे महाद्वीपों पे आपके सामने, छोटे छोटे आप द्वीप, सॉरी महाद्वीप बोल दिया, छोटे छोटे द्वीपों में बसे हुए देश हैं, कम जनसंख्या है, ठंड पड़ती है, बर्फबारी भी होती रहती है, तो समशीतोष्ण और समुद्री जलवायु देखने को मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति कैसी, मिश्रित वनस्पति होती है, यहाँ पर आपके सामने हर प्रकार की वनस्पति लगभग आपको देखने को मिल जाती है। समझ में आ गया। यूरोप की जनसंख्या की विशेषता, घनी और शहरी अर्थ, मतलब भाई घनी तो क्या है, कम है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा है, लगभग इनके शहर है, यहीं पर आपके सामने अधिकतर क्या जनसंख्या देखने को मिलती है ना। लोहा और इस्पात उद्योग जर्मनी में प्रमुख, तो यूरोप में लोहा कहाँ निकलता है भाई, यूरोप में लोहा कहाँ पे निकलता है, जर्मनी में। कहाँ पर निकलता है, जो जर्मनी वाला क्षेत्र है, यहीं पर आपके सामने जो यूरोप है उसके क्या है, प्रमुख लोहे और इस्पात का उद्योग देखने को मिलता है। कहाँ पर, जर्मनी वाले क्षेत्र में। अगले वाला है ऑटोमोबाइल उद्योग, जर्मनी और फ्रांस। ऑटोमोबाइल का जो उद्योग है, मतलब वाहनों का जो उद्योग है, वो कौन से देश में देखने को मिलता है, जर्मनी और फ्रांस जो देश हैं। कौन से देश हैं, जो जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हैं, उनमें आपके सामने अक्सर ऑटोमोबाइल उद्योग देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है वस्त्र उद्योग, कहां पर सबसे ज्यादा वस्त्र, भाई अंग्रेजों ने पहले के समय बाहर से कपास ले लेकर अपनी इंडस्ट्रीज, जो कपड़ा उद्योग है वो शुरू किया था, तो ब्रिटेन में आपके सामने अक्सर वस्त्र उद्योग देखने को मिलता है। कौन सा, ब्रिटेन में। फ्रांस का औद्योगिक क्षेत्र कहां पर देखने को मिलता है, फ्रांस में सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर पनपे हैं, पेरिस वाले क्षेत्र में। फ्रांस की जो आपके सामने पेरिस का जो क्षेत्र है राजधानी वाला, वहां पर देखने को मिलती है। जर्मनी के आपके सामने औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो रूहर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, रूहर क्षेत्र है, जो रूहर प्रदेश है वहां पर आपके सामने जर्मनी के अधिकतर क्या देखने को मिलते हैं, उद्योग देखने को मिलते हैं। यूके का औद्योगिक क्षेत्र, इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र कहां पर देखने को मिलता है, मिडलैंड्स में। कहां पर, मिडलैंड्स में आपके सामने क्या देखने को मिलता है, अक्सर जो यूके है अंग्रेजों का आपके सामने औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है। मत्स्य पालन, उत्तरी सागर क्षेत्र, यूरोप का जो उत्तरी सागर क्षेत्र है वहां पर मछली पालन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, मछली पालन है, मछलियां वहां पर ज्यादा पकड़ी जाती हैं, हार्बर क्षेत्र है।
भूमध्य कृषि में कौन कौन से प्रमुख आते हैं, तो अंगूर, जैतून जैसे जो खट्टे फल हैं वो आपके सामने जो यूरोपीय क्षेत्र है, भाई आपको पता है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी जैसे देश हो गए, इनमें अंगूर बहुत होते हैं, वाइन वगैरह खूब बनाई जाती है यूरोप में। यूरोप की आर्थिक विशेषता, विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था। बहुत पहले समय से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में होती है। यूरोप में अनेकों अनेक उद्योग पनपते हैं, है ना। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, पैसे वाली अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा से ज्यादा उद्योगों पर टिकी हुई है। यूरोप की जनसंख्या समस्या, यूरोप में क्या भैया आपके सामने जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, युवा जनसंख्या कम है। कौन सी युवा जनसंख्या कम है, वर्ध अवस्था, लोग बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए इकाई नंबर 4 की बात करें, उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका का भौतिक स्वरूप, उत्तरी अमेरिका मतलब कनाडा आपके सामने, यूएसए और मैक्सिको वाला क्षेत्र। यहां पर रॉकी पर्वत, ग्रेट प्लेन्स और अप लांचियन पर्वत देखने को मिलते हैं। तो रॉकी पर्वत एक प्रमुख पर्वत है ना। ग्रेट प्लेन्स देखने को, बड़े बड़े मैदान देखने को मिलते हैं, और अपलाचियन पर्वत भी देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका में कौन से नदियां हैं, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस आपके सामने नदियां हैं। कौन सी, मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस आपके सामने प्रमुख नदियां हैं। जलवायु विविधता, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। आपको पता है कनाडा और अमेरिका में कितनी ठंड पड़ती है, लगभग टेम्परेचर माइनस में रहता है, खास करके कनाडा में। और उष्ण कटिबंधीय भी जलवायु देखने को मिलती है, जहां पर आपके सामने क्या है, ठंड और गर्मियां भी पड़ती हैं, गर्मियों का भी मौसम आता है। प्राकृतिक वनस्पति, प्रेरी घास के मैदान, यहाँ पे प्रेरी घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। बड़ा घास का क्षेत्र है जहां पर खूब सारे आपके सामने जो घास है वो उगती है। जनसंख्या का वितरण कहां पर देखने को मिलता है, जो पूर्वी तट है। कौन सा तट है, इधर वाला जो तट है, यहाँ पर आपके सामने ऑयल रिफाइनरी वगैरह भी ज्यादा है, और आपके सामने जनसंख्या भी ज्यादा देखने को मिलती है। कोयला के संसाधन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, अप लाचियन क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, अप लाचियन जो क्षेत्र है उसके अंदर कोयला के अलग अलग प्रकार के संसाधन देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कोयला कौन से क्षेत्र से निकलता है, अप लाचियन क्षेत्र से निकलता है। कौन से क्षेत्र से, अप लाचियन जो क्षेत्र होता है वहां से निकलता है। पेट्रोलियम का क्षेत्र, टेक्सास और अलास्का। पेट्रोलियम कहां से निकलता है, टेक्सास और अलास्का जो क्षेत्र है। अमेरिका का जो तेल है वो चट्टानों में पाया जाता है। कहां पर, चट्टानों में पाया जाता है, और टेक्सास और अलास्का इसके प्रमुख। अमेरिका के पास बहुत तेल है लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है बस। जल विद्युत, नियाग्रा क्षेत्र, जल विद्युत सबसे मतलब जल बनाने के जो क्षेत्र नियाग्रा क्षेत्र से होता है। मक्का का उत्पादन, कॉर्न बेल्ट किसके नाम से जाना जाता है, मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, कॉर्न बेल्ट में। प्रेरी और गेहूं का उत्पादन प्रेरी क्षेत्र में, क्यों, घास के मैदान है, मैदानों में आपके सामने अक्सर गेहूं देखने को मिलता है, तो प्रेरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, ग्रेट लेप्स क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, ग्रेट लेप्स क्षेत्र है, वहां पर अमेरिका का औद्योगिक प्रमुख क्षेत्र है। कनाडा का औद्योगिक क्षेत्र ओट्रिया और क्यूब्स। कौन सा, ओट्रियो और क्यूब्स कनाडा का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, कनाडा है, उसके प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, ओट्रियो और क्यूब्स के अंदर। पनामा नहर का क्या महत्व है, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्या करती है पनामा नहर, अंटार्कटिका क्षेत्र उसको और जो प्रशांत महासागर है उसको जोड़ने का काम किसका भाई, आपके सामने पनामा नहर का है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, अत्यधिक विकसित और औद्योगिक। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर बहुत ज्यादा आपके सामने भाई लोगों, पूंजीवादी लोग ज्यादा हैं, पैसे कमाने पर ज्यादा जोर देते हैं और उद्योग बहुत ज्यादा है। ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास काफी देखने को मिलता है। तो ये था वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का आपके सामने पूरा का पूरा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो भी पढ़ा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।